ओके, तो ये हमारी डाउट क्लास है, ये हमारा फर्स्ट डाउट सेशन है बैकएंड क्लास के लिए इस वीक का। तो हमारी जो लास्ट बैकएंड की क्लास हुई थी उसके ऊपर क्या क्या कंसेप्ट हैं, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन रेज हुए हैं, क्या क्या क्वेरीज आई हैं, उनके हम यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में ट्राई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस फर्दर रेज हुए हैं, नए क्वेश्चन जो भी रेज हुए हैं, वो उनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो आया वो ये है, हाउ कैन इट बिकम लाइक अ टेम्पलेट, जस्ट पुट एंड टेक द कोड एंड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर नीड। देखिए जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इनवैलिड है, थोड़ा सा मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ना मतलब थोड़ा सा इस सेंस में हमारे पास ये काम नहीं करेगा। क्वेश्चन क्यों काम नहीं करेगा, उसका रीजन ये है कि हमारे पास अगर हम किसी कोड की टेम्पलेट बना लें तो उस कोड को कॉपी करना तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन उस कोड के अंदर ना क्या होगा कि डुप्लीकेसी और डेटा सिक्योरिटी जो है, प्राइवेसी जो है, मेथड्स जो है ना, वो मेथड्स हो सकता है कि चोरी हो जाए या वो मेथड्स को कोई और उसी तरीके से यूज कर ले। तो इसलिए हमें थोड़ा सा हालांकि हम लोग ये कर सकते हैं कि इसकी सर्वर की लोकेशन जो है ना वो थोड़ा सा सेव करके अपने पास एनोनिमस रख सकते हैं, सो डेट की सर्वर की लोकेशन से हमारे पास डेटा, हमारे पास और हमारा जो कोड है वो हमारा सिक्योर्ड रहे। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना है कि जब हम लोग एक्सप्रेस इंस्टॉल जो जनरेटर है, एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू जब हम ऐप बनाते हैं तो ये जो सामने तुम्हें अभी जो मेरी स्क्रीन पे तुम्हें जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को तुम अपना टेम्पलेट समझो। ठीक है, कि आपको जब भी कोई ऐप बनानी है रिएक्ट के अंदर, बैकएंड की कोई ऐप बनानी है और एक्सप्रेस का यूज करके कोई भी बैकएंड की ऐप बनानी है, तो हमें क्या करना है, यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो करना है। और इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या करनी होगी, एक्सप्रेस जनरेटर से एक एक्सप्रेस की ऐप जनरेट करनी होगी। वो जनरेट होते ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ डायरेक्टरीज आएंगी और उस डायरेक्टरीज को हम क्या करेंगे कि अपनी इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ में ना मिक्स एंड मैच कर लेंगे। ठीक है, और मतलब कुछ डेटा वहां से कॉपी करके यहाँ पे रख लेंगे, कुछ डेटा यहाँ से कॉपी करके वहां पे रख लेंगे, और नए के हिसाब से जैसे भी हमें चीजें चाहिए हो तो उसके अंदर कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो चेंज करनी होती है, तो वो हम चेंजेस यहाँ पे कर लेंगे। लाइक जैसे कॉन्फिग के अंदर हम जाएंगे, index.js में डेटाबेस यूआरएल हमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट नया डेटाबेस के हिसाब से डेटाबेस यूआरएल चेंज करेंगे। देन लोडर्स के अंदर हम जाएंगे एक्सप्रेस कॉन्फिग, तो यहाँ पे हमें हर ऐप के हिसाब से अपने फ्रेश लोडर्स रखने होते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन हमें बनानी होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये चेंजेस करेंगे। मोंगो कॉन्फिग के अंदर डेफिनेटली चेंजेस होंगे। चेंजेस कहाँ होंगे, चेंजेस होंगे डेटाबेस यूआरएल के अंदर। तो ये डेटाबेस यूआरएल कहाँ से आ रही है, ये आ रही है index.js से, तो इसलिए यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल चेंज करते ही मोंगो कॉन्फिग एज इट इज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और इसके अलावा हमें इसके अंदर और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा मिडिलवेयर के अंदर हम देखेंगे, मिडिलवेयर अभी हमने काम किया नहीं है, तो मिडिलवेयर जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि JWT और मिडिलवेयर के अंदर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, वो तब पता लगेगा। मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल तो टेबल्स जो हैं वो तो हर डेटाबेस की अपनी अलग होगी, इसीलिए हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। अगर इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हर टेबल इसी बेसिस पे, इसी तरीके से हम लोगों को डिफाइन करनी है, तो हम लोग वो लेकर के चलेंगे। रूट्स हमें डिफाइन करना है, तो एक रूट हम लोग सैंपल बना लेते हैं जिसके अंदर हमने गेट बनाया, जिसके अंदर हमने पोस्ट बनाया, जिसके अंदर हमने डिलीट भी बना दिया। पुट भी बनाना है तो पुट भी यहाँ पे हम बना देंगे, और पुट बनाने के बाद इसको भी हम एज अ स्टैंडर्ड रख लेंगे। तो ये पूरी की पूरी डायरेक्टरी बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज अ स्टैंडर्ड अपने पास अपने सिस्टम में रखेंगे और अपने गिट पे भी इंस्टॉल करके रखेंगे। ठीक है, गिट पे भी हम इसको अपडेट करके रखेंगे। जैसे ही हमें कभी नया डेटाबेस बनाना होगा, हम इमीडिएटली क्या करेंगे, एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू, एक्सप्रेस जनरेटर के थ्रू एक नई ऐप बनाएंगे और उस ऐप के अंदर ये वाली डायरेक्टरीज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो तुम मुझे बताओ राहुल, nps एक्सप्रेस जनरेटर की कमांड क्या होती है? अगर मुझे एक नई एक्सप्रेस ऐप बनानी है तो उसके लिए क्या कमांड हम लगाते हैं टर्मिनल में? सर मैं तो वहां से कॉपी कर लूंगा ओरिजिनल साइट से। नहीं तो ओरिजिनल साइट से कॉपी तो कर लोगे, पर फिर भी नाम तो पता होना चाहिए। कल को तुम जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो तुम्हारे से जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर अगर ये कमांड पूछ ले तो क्या करोगे कि कॉपी कर लेंगे? तब तो नहीं बता पाओगे ना कि कॉपी कर लेंगे। क्यों वहां से कैसे कॉपी कर लोगे भाई तुम? एक बार बताओ, अगर सपोज करो मैं जो एक्सप्रेस की मेरी ऑफिशियल ऐप है,
ठीक है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस जेएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। इसके ऊपर जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्टिविटी, फायरवॉल, डिसकंटिन्यू वगैरह सब कुछ चाहिए। तो जब हमारे पास ये अगर एक्सेस नहीं होगा, मतलब सपोज करो तुम्हारे पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उस टाइम पे तुम क्या करोगे, उस टाइम पे तो तुम इंस्टॉल कर ही नहीं पाओगे, तो यानी कि वेट करोगे कि जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं नहीं कर पाऊंगा। एनपीएस एक्सप्रेस जनरेटर सिंपल, या एनपीएस npm इंस्टॉल एक्सप्रेस जनरेटर, ये है, दोनों में से कोई भी एक कमांड हम ले सकते हैं। तो कमांड का तुम्हें नाम याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एग्जिस्टिंग कोड है, ये मैंने सपोज करो इसको टेम्पलेट बनाया, ये मैंने बंद कर दिया अभी, ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। मैं क्या करता हूँ, अपनी होम डायरेक्टरी में जाता हूँ और होम डायरेक्टरी में एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, नया फोल्डर बनाया मैंने, इसका नाम रखा राहुल, ठीक है, और मैंने ये क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक्सप्रेस ऐप जनरेट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने विजुअल स्टूडियो है, ओएस है क्या ये लाइनेक्स उबंटू, अच्छा उबंटू लाइनक्स है। का तो वो साइड में आता था ना हाँ मतलब वो तो सेटिंग है ना, अगर तुम यहाँ पे चेंज करना चाहते हो तो डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा, डैशबोर्ड नीचे चाहते हो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने किया न्यू विंडो, और न्यू विंडो के अंदर एक फ्रेश विंडो हमारे पास खुल के आ गई। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, मुझे उसे ओपन करना है। मैंने ये फोल्डर ओपन किया, जो राहुल के नाम का फोल्डर था मैं वो ही ओपन कर दूंगा। यहाँ पे देखो राहुल, ये रहा, मैं इस फोल्डर को कर दिया ओके ओपन, फोल्डर हो गया ओपन। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, एक ऐप जनरेट करनी है। मैं टर्मिनल, न्यू टर्मिनल लूंगा और इसके अंदर डालूंगा npx एक्सप्रेस हाइफन जनरेटर, और मैंने ये कमांड एंटर करी तो यहाँ पे आ गया, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज, एक्सप्रेस जनरेटर इंस्टॉल करना है, हाँ जी मैंने यस कर दिया। देन ये एक्सप्रेस जनरेटर को इंस्टॉल करेगा, और इसके बाद में देखो ये बन गई हमारे पास डिफॉल्ट ऐप, बन गई, यस सर ठीक है, ये हमारे पास डिफॉल्ट ऐप बन गई। अब मुझे क्या करना है, देखो अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को मेरे को इस वाली फाइल से कंपेयर करना है कि इसमें क्या क्या है और इसमें क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास बिन है, यहाँ पे बिन है, ये रहा www के अंदर हमने एक फाइल बनाई हुई है, यहाँ पे भी बिन है, ये www फाइल बनी हुई है, ठीक है। बट इसके अंदर वेरिएबल के अंदर कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं, ऐप डिबग और http तो है, लेकिन मोंगो कॉन्फ़िग नहीं है और कॉन्फ़िग नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को उठा लो, कॉपी कर ली मैंने, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हालांकि ये चीज़ गलत है, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होंगी, बट लेकिन मैं तुम्हें सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर सपोज करो ज़्यादा डीपली, क्योंकि एज अ स्टूडेंट तुम्हें ज़्यादा डीपली इन सब चीज़ों में नहीं घुसना है, तो सिंपल सा काम है कि यहाँ पे जो सिस्टम तैयार है, इसी का सिस्टम की आइटम को यहाँ पे आप कॉपी कर दो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो गया, इसको सेव करते जाओ साथ साथ। अब देखो बिन तो हमारा हो गया एज इट इज मैच, ठीक है। हम चलते हैं, चेंज करना पड़ेगा ना अंदर, क्या कह रहे हो, एड्रेस चेंज करने पड़ेंगे ना अंदर, एड्रेस अभी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है ना, मतलब देखो बिन के अंदर www के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये src लोडर्स जो है ना, ये src लोडर डायरेक्टरी हमारे पास नहीं है, src डायरेक्टरी नहीं है, लोडर्स डायरेक्टरी नहीं है, src कॉन्फ़िग नहीं है हमारे पास, और ऐप जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है app.js। तो ये required.app.js है, ये हम इसमें रखेंगे, अपने नए उसमें फोल्डर में रखेंगे, तो इसलिए ये भी नहीं चाहिए। तो अभी हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ। फिलहाल मैं बनाता हूँ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब फोल्डर, जैसे फोल्डर इसके हैं ऐसी फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमें नोड मॉड्यूल चाहिए सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स के लिए npm इंस्टॉल डालेंगे और /सेव और लगा देंगे इसमें कमांड, ताकि ये इंस्टॉल होने के बाद सेव भी हो जाए, तो परमानेंट हो जाए। तो npm इंस्टॉल सेव, और डिड यू मीन टू इंस्टॉल दिस, एक मिनट, npm इंस्टॉल, क्या हुआ, npm इंस्टॉल ओके, npm इंस्टॉल, सेव हटाओ, npm इंस्टॉल डालते हैं, नहीं ले रहा npm इंस्टॉल, स्पेलिंग के लिए तो भी npm, अच्छा npm इंस्टॉल सेव, हाँ ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी वो, इसकी वजह से हो गया, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करेगा, ये देखो नोड मॉड्यूल्स आ गए, बन गए,
नोड मॉड्यूल वाली डायरेक्टरी बन गई, वो मॉड्यूल हमारे पास हमेशा रहती है क्योंकि हमें नोड तो इंस्टॉल करना ही है, तो इसलिए नोड मॉड्यूल वाली डायरेक्टरी हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसके बाद पब्लिक वाली डायरेक्टरी यहाँ पे भी है वैसे तो, और इसके अंदर जो तीनों डायरेक्टरी हैं वो खाली हैं एक स्टाइल शीट को छोड़ के, तो हम चाहें तो इसको एज इट इज रख सकते हैं। यहाँ पे भी ये चीज़ 3 चीज़ मिलेंगी, स्टाइल शीट को छोड़ के बाकी दोनों चीज़ खाली मिलेंगी, तो हम इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रूट्स है, index.js, user.js, व्यूज है, और उसके बाद में app.js, ये 3 फाइलें हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी इसको तो अभी रहने दो क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ एक नई डायरेक्टरी इसमें राहुल वाले सेक्शन में एक नई डायरेक्टरी में बनाता हूँ। ये व्यूज़ के अंदर बनना है ना, व्यूज़ के अंदर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे src चाहिए। तो राहुल पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं बनाता हूँ, नहीं बन रहा, और यहाँ पे बाहर ही मैं राइट क्लिक करके और मैं क्या करता हूँ न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ src सोर्स, यानी कि हमारा मेन सोर्स कोड इसके अंदर होगा, ठीक है। ये भूल जाओ, रूट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया डिलीट, मूव ट्रैश। व्यूज को भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, और app.js जो है ये हमें फ्रेश बनानी है, तो इसलिए इस app.js को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मूव टू ट्रैश कर दिया मैंने। src एक फोल्डर बना हुआ है। अब इस src फोल्डर के अंदर क्या है, इसकी डायरेक्टरी देखोगे तो इस src फोल्डर के अंदर एक कॉन्फिग फोल्डर है, एक मिडिलवेयर है, लोडर्स है, मॉडल्स है, ठीक है, और रूट्स है, ये सारे फोल्डर्स हैं। कॉन्फिग फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं हम, सेटिंग्स, ठीक है। लोडर्स के अंदर जो इनिशियली ऐप लोड होगी वो सारी की सारी वैल्यूज हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। मिडिलवेयर हमारा लॉगिन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर हम लोग डेटा के टेबल, जो टेबल्स हैं हमारे पास, जो एसक्यूएल के अंदर जो हम जिन्हें टेबल बोलते हैं वो टेबल का स्कीमा होता है। रूट्स के अंदर हमारे पास एपीआई के सारे रूट्स होते हैं, तो ये फोल्डर्स हमें बनाने हैं। तो ये फोल्डर हम बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ, हाँ कॉन्फिग में क्या होता है? कॉन्फिग्स में सेटिंग्स होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ठीक है। देखो मैंने एक फोल्डर बनाया, कॉन्फिग बन गया। src के अंदर ही राइट क्लिक करके मैंने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा मैंने लोडर्स। एक सेकेंड, ये src के अंदर डायरेक्टरी इस तरीके से क्यों आ रही है, एक मिनट, इसको डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा बनाता हूँ क्योंकि ये जो है इंटरनल चला जाएगा, सब फोल्डर बन रहा है उसका बार बार, तो इसलिए यहाँ से ऐसे बनाते हैं कॉन्फिग, ठीक है। src के अंदर एक और हमने लिया, सॉरी फोल्डर बनेगा ना, src के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, कॉन्फिग बनाया, कॉन्फिग, ठीक है। और src के अंदर फिर दोबारा हमने एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा लोडर्स, ठीक है। कॉन्फिग हो गया, लोडर्स हो गया। src के अंदर फिर से एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने रखा मिडिलवेयर। इसके बाद इसके अंदर src के अंदर एक और फोल्डर बनाया जिसका नाम हमने रखा मॉडल्स, जहां पे हमारे पास सारा डेटा का स्कीमा आएगा। इसके बाद हमने एक और फोल्डर बनाया, उसका नाम रखा रूट्स, जहां पे हमारे रूट्स आएंगे। ये पूरे तैयार हो गए। अब देखो कॉन्फिग के अंदर हमारे पास कुछ फाइलें, हर इसके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ फाइलें होंगी, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखो क्या दोनों सेम है, हमें बाहर से दिख रहे हैं सेम, हाँ। अब src फोल्डर को क्लिक करके अंदर वाले स्ट्रक्चर भी देख लो, क्या ये दोनों सेम है, ठीक है। अब कॉन्फिग फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे index.js के नाम से एक फाइल है। लोडर्स पे क्लिक करते हैं तो express.js 2 फाइल बनी हुई है। मिडिलवेयर पे क्लिक करते हैं अभी कोई फाइल नहीं है। मॉडल्स पे क्लिक करते हैं तो 2 मॉडल बने हुए हैं, हम एक भी रख सकते हैं। रूट्स के अंदर भी एक सिंगल रूट्स पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे ही करता हूँ। रूट्स के अंदर हमें एक बेसिक रूट, एक एपीआई बनाना है, तो एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं home.js। नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है होम हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे यूजर नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फाइल लेते हैं, जेएस फाइल बनाते हैं, सारी जावास्क्रिप्ट फाइल होती है, ठीक है। मॉडल्स के अंदर चलते हैं, एक स्कीमा हमें बनाना है तो इसलिए इसका नाम रखेंगे हम मॉडल 1, या यूजर रख लेते हैं, यूजर का स्कीमा बनाने वाले हैं तो user.js, ठीक है जी।
इसके बाद मिडिलवेयर में अभी कोई फाइल नहीं है, बाकी हम रखें तो मिडिलवेयर के अंदर हम एक JWT वाली फाइल रखेंगे, वो बनाएंगे बाद में, अभी नहीं। ठीक है, लोडर्स के अंदर चलते हैं। लोडर्स के अंदर हमेशा 2 फाइल रखेंगे हम। ठीक है, न्यू फाइल, एक फाइल होगी जो मोंगो डीबी को उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करेगी, तो उसका नाम होगा mongo config.js। ठीक है, और लोडर्स के अंदर दूसरी फाइल होगी, इसका नाम होगा क्या, वो एक्सप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करेगी, तो उसका नाम होगा config.js। मोंगो कॉन्फ़िग एंड एक्सप्रेस कॉन्फ़िग बन गया। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल को ओपन करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली लोड होने वाली फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम index.js। ठीक है, अब तुम इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं हो कि ये कॉन्फ़िग और ये कॉन्फ़िग, दोनों कॉन्फ़िग अलग अलग क्यों हैं? पहला वाला जो कॉन्फ़िग है जिसमें index.js है, हाँ, तब स्टार्ट होगा प्रोग्राम तो सबसे पहले यही चलेगा। सबसे पहले यही चलेगा। तो देखो index.js के अंदर हम देखेंगे कॉन्फ़िग, यहाँ पे पता क्या है, इस कॉन्फ़िग वाले के अंदर, इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जो index.js फाइल है, इसके अंदर हम क्या चीज रखने वाले हैं, इसके अंदर हम वो चीज रखने वाले हैं जो चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, जो चीजें हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो वेरिएबल्स हम यहां पे रख देंगे ताकि बीच में हमें कहीं पे ढूंढना ना पड़े। समझ रहे हो कंसेप्ट? ओके सर। बीच में अब देखो, ये जो डेटाबेस यूआरएल है, ये कहाँ यूज हो रहा है? डेटाबेस यूआरएल मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर यूज हो रहा है। मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर, यहाँ देखो मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर यूज हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, जब कनेक्शन हम बना रहे हैं तो वहां पे डेटाबेस यूआरएल यूज हो रहा है। तो जब डेटाबेस यूआरएल हमें चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, वो डेटाबेस यूआरएल हमें बार बार यहाँ पे आकर के इस पूरे के पूरे सेक्शन को चेंज करना होगा। इंस्टेड हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया और उस वेरिएबल को क्या किया, डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ये हमने डेटाबेस यूआरएल डिफाइन कर दिया। तो अब जब भी हमें डेटाबेस की यूआरएल चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर के और यूआरएल डायरेक्टली चेंज कर देंगे, वो यूआरएल इमीडिएटली वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो भी चीजें हमें रेगुलरली चेंज करनी पड़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू मशीन, मतलब लोकल मशीन पे एक पर्टिकुलर यूआरएल है और बाहर वाली मशीन पे, सर्वर पे अलग यूआरएल होगा, तो जो भी चीजें हमें चेंज करनी पड़ सकती हैं वो हम यहाँ पे इसी कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में रखेंगे और यहां से हम उसे कॉल कर लेंगे उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे हमें इसे यूज करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब देखो हमें एक्सप्रेस कॉन्फ़िग एक बनाना है, एक हमने बना दिया, मोंगो कॉन्फ़िग एक बना दी, index.js बना दिया। अब index.js से ही स्टार्ट करते हैं। चलो सामने तुम्हें फाइल दिख रही है, ठीक है, यहाँ index.js के अंदर ही मैं करता हूँ constant कॉन्फ़िग, उसी को कॉपी कर लो बल्कि, ठीक है, पूरा टाइप करने से बजाय मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें MongoDB का यूआरएल जो है ना, अपना फ्रेश यूआरएल देना है, जो नया डेटाबेस होगा उसका। ठीक है, तो क्योंकि एड्रेस तो यही रहेगा, मेरा आईपी एड्रेस तो यही रहेगा लोकल मशीन का, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ। IBS की जगह मैं डेटाबेस का नाम करता हूँ SYC। ठीक है, SYC मैंने डेटाबेस का नाम कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो जब भी होगा इस SYC डेटाबेस के अंदर काम होगा, जो भी सारा का सारा काम होना है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट कॉन्फ़िग मैंने एक बना दिया। अब मैं जाता हूँ एक्सप्रेस कॉन्फ़िग के अंदर, और एक्सप्रेस कॉन्फ़िग के अंदर एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मैं मोंगो कॉन्फ़िग बना लेता हूँ। तो मैंने मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर आया, यहाँ पे देखा ये सारी की सारी चीजें हैं, मैंने इन सबको कॉपी किया, एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पोर्ट का क्या होता है? पोर्ट पूछ रहे हो? पोर्ट, हाँ। देखो जब हम लोग एक्सेस करते हैं, ये जो है, मैं एक मिनट, यहाँ पे न्यू टैब वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है। ओके, ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट डालता हूँ, लोकल होस्ट 3000। लोकल होस्ट 3000 का मतलब ये 3000 पोर्ट है, ये लोकल पोर्ट है, मतलब जो पोर्ट, जिन पोर्ट से डेटा फैच होता है, जिन पोर्ट से डेटा एंटर होता है, सर्वर के लिए पोर्ट होते हैं, सर्वर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होते हैं ना, वो पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो 3000 में दिया, तो 3000 से मतलब सर्वर पे पोर्ट नंबर 3000 से, मतलब गेट नंबर 3000 से हमें एंट्री करनी है, और हमने यहाँ पे पोर्ट जो है डिफाइन किया हुआ है कॉन्फ़िग के अंदर, कौन सा, पोर्ट नंबर 3001। तो पोर्ट नंबर 3001 का मतलब है कि 3001 पे आएगा। तो 3001 पे मतलब कि अगर हम 3001 डालेंगे तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, लेकिन अभी हमारी क्योंकि एप्लीकेशन रन नहीं हो रखी है तो इसलिए उसका कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एप्लीकेशन रन करूंगा तो फिर वो आउटपुट दिखाएगा। मोंगो कॉन्फ़िग में जा रहे हैं दोबारे। मोंगो कॉन्फ़िग की फाइल को हम रीड करते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है हमने। देखो मोंगोज एक क्लाइंट है
जो हमारे पास नोड की एप्लीकेशन के अंदर मोंगो डीबी की सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। सारे मोंगो डीबी की ये कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है, इट इज़ अ कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है कॉन्फिग फाइल को हमने किस वेरिएबल में लिया। कॉन्फिग फाइल जो है उसको हमने लिया वेरिएबल कॉन्फिग के अंदर, ताकि कॉन्फिग फाइल जो है इसका इंडेक्स वाला पार्ट, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकें। तो मोंगो कॉन्फिग के अंदर देखो, कॉन्फिग वेरिएबल के अंदर हमने डेटाबेस यूआरएल मंगवाया, मतलब कि कॉन्फिग के इंडेक्स वाले पार्ट के अंदर हम जा करके देखेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस यूआरएल के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे पास ऑन हो जाएगी, इस जगह पे पास ऑन हो जाएगी, इस पॉइंट पे, ठीक है। और उसके आगे एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन बना के अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, अगर ये पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो इमीडिएटली क्या होगा, कंसोल पे लॉग पे लिखा हुआ आएगा कनेक्टेड टू डीबी, यानी कि हमें एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ ये पर्टिकुलर जो है कनेक्ट हो गया है, अब डेटाबेस के साथ में लिंक हो गया है, अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यूआरएल पार्सल हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, यूआरएल पार्सल ये ट्रू कर दिया हमने, और क्रिएट इंडेक्सेस ये भी ट्रू कर दिया, ताकि जब भी यूज हो तो लॉग के अंदर इसकी एंट्री बनती रहे। फिर रिटर्न क्या किया, जहां से भी हम इसे कॉल करेंगे तो हमने रिटर्न किया mongo connection.connection.db, ठीक है। कनेक्शन के साथ में जो डेटाबेस अटैच्ड है उस डेटाबेस को हम यहां पे रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न कहां पे कर रहे हैं, बिन के अंदर www फाइल के अंदर। देखो ये mongo config ये आ गया, और mongo config के अंदर हमने एक फंक्शन कॉलिंग वाला पैरामीटर्स लगाए हुए हैं, इसका मतलब कि ये पार्ट जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और मोंगो कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी लोड हो जाएंगी हमारे www पे, ठीक है। यहां देखो हमने पोर्ट डिफाइन किया नॉर्मलाइज पोर्ट में दो तरीके के, एक तो process.environment.port और दूसरा है 3000। अगर हमारे पास हमने यूजर ने कोई पोर्ट, मतलब डेवलपर ने कोई स्पेसिफिक पोर्ट डिफाइन किया है तो उस पोर्ट पे चलेगा, अदरवाइज ये 3000 पे चलेगा। तो हमने, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखो यहाँ पे पोर्ट हमने 3001 डिफाइन किया हुआ है, इसीलिए 3001 पे चलेगा। लेकिन अगर हम ये चीज हटा दें यहां से तो ये कहां पे चलेगा, ये 3000 पे चलेगा, ठीक है। ओके तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद में हम चलते हैं, देखो मोंगो कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे ये पूरा हो गया, और इस मॉड्यूल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करके ये फाइल हमने कर दी सेव, और सेव करने के बाद इसको रन करेंगे तो यहाँ पे मोंगूज का एक वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, वो मोंगूज का हम इंस्टॉल कर लेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हम जाते हैं एक्सप्रेस कॉन्फ़िग में, यहाँ पे एक्सप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन करेंगे। वापस चलते हैं अपने जो हमने सैम्पल कोड डिजाइन किया हुआ है उसी पे चलते हैं, ठीक है। उसी में से रेफरेंस लेकर के हम यहाँ पे अपना कोड बनाएंगे, और धीरे धीरे जब हमें आदत हो जाएगी तो उसके बाद में क्या होगा कि ये चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली कोड लिखते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज है एक्सप्रेस हमें इंपोर्ट करना है, क्योंकि एक्सप्रेस ऐप है। पाथ हमें इंपोर्ट करना है जो कि पाथ प्रोवाइड करेगा। बॉडी पार्सर हमें एक इंपोर्ट करना है, बॉडी पार्सर हमें एक चाहिए। बॉडी पार्सर इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम लोग एपीआई हिट करेंगे तो इसके अंदर जो बॉडी होगी ना एपीआई की, ये बॉडी को रीड करने में हमारी हेल्प करेगा बॉडी पार्सर, ठीक है। देन होम रूटर, एक जो रूट्स में हम लोग होम रूटर बनाएंगे। होता क्या पार्सर? पार्सर का मीनिंग क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, बोलो। पार्सर मीनिंग इन हिंदी, ये तो बड़ा दिया हुआ इन्होंने, बड़ा भयंकर सा पद व्याख्या यित्र, ठीक है। पार्सर मतलब होता है, जावा के अंदर तुमने पार्सेंट नहीं पढ़ा, पार्सेंट? हाँ राहुल, नहीं सर। जावा पढ़ी है? जावा पढ़ा पर उसमें पार्सल ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े यार। पार्स इंट नहीं पढ़ा? हाँ ये पढ़ा, ये शायद क्या करता है ये सर, जैसे कन्वर्ट करने होते हैं ना, जैसे हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना है। डेटा टाइप का कन्वर्जन करने के लिए हम पार्सेंट यूज करते हैं। पार्सर पार्सेंट दोनों सेम चीज है। पार्स का मतलब है कि ये कन्वर्ट करेगा, और बॉडी पार्सर का मतलब कि जो HTTP में हम लोग रिक्वेस्ट के साथ में बॉडी भेजेंगे उस बॉडी को ये पार्स करेगा, उस बॉडी को ये कन्वर्ट करेगा हमारे अपने फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम उसे रीड कर सकें, हमारे सिस्टम के फॉर्म में रीड करेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको पूरे के पूरे को कॉपी कर लेता हूं।
और कॉपी करके अपने नई फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने पेस्ट किया तो एक्सप्रेस हमें चाहिए था, एक्सप्रेस हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में पाथ ले लिया, पाथ क्योंकि एड्रेस डिफाइन करने के लिए। देन बॉडी पार्सर हमारे पास आ गया। होम राउटर, क्योंकि रूट्स के अंदर हम जो राउटर मतलब जो रूट बनाएंगे, रूट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे जो होम बनाएंगे वो होम यूज करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसको होम ही कर दो, ठीक है। इसको कर दो होम, होम राउटर रूट्स स्लैश होम, ठीक है। अब आ गया एफ एस इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ऐप को हमने कॉल किया और वेरिएबल ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डिफाइन करके हमने क्या किया, ऐप डॉट यूज बनाया, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जेसन को यूज कर रहा है, एक्सप्रेस यूआरएल एनकोडेड एंड एक्सटेंडेड फॉल्स बनाया। इसका मीनिंग जब तुम बड़ी वो डालोगे ना यूआरएल्स, तब तुम्हें समझ में आएगा, अभी जरूरत नहीं है इसका मीनिंग समझने की। फिलहाल तुम्हें ये है कि हमें अपनी यूआरएल को यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेस के एक फंक्शन को यहाँ पे यूज कर मतलब कॉल कर रहे हैं। देन बॉडी पार्सर को यूज करने के लिए यूज का मतलब क्या है? ऐप ये यूज करेगा यार, नाम ही डिफाइन कर रहे हैं ना, नाम बता नहीं रहा कि ऐप डॉट यूज मतलब कि ये पर्टिकुलर ऐप ये यूज करेगा, क्या यूज करेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन फंक्शन को यूज करेगा, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड को यूज करेगा। हाँ, उसमें एक्सप्रेस के ऊपर हमने वेरिएबल लिया है, हाँ, उसमें हमने एक्सप्रेस के मॉड्यूल्स डाल दिए, एक्सप्रेस के मॉड्यूल सारे सारे डाल दिए कि ये ऐप जो है, एप्लीकेशन जो है ये एक्सप्रेस बेस्ड है, ठीक है। और नीचे फिर हम उसको निकाल रहे हैं क्या? हम उसको निकाल नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेस की जो ऐप है ये इन सारे मेथड्स को यूज करेगी, अच्छा, ठीक है। और उसके बाद में ऐप डॉट यूज मतलब कि ये राउटर भी यूज करेगी, ये स्लैश होम के अंदर होम राउटर यूज करेगी, स्लैश होम अगर डायरेक्टली हम डालते तो होम राउटर को यूज करेगी, होम राउटर मतलब यहाँ पे होम को। तो इसके अंदर जो भी हम चीजें रूट्स डिफाइन करेंगे, उनको रूट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ से इस पर्टिकुलर मतलब हमारा जो सर्वर है इस पर्टिकुलर लाइन को यूज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब कल जो लास्ट में एरर आ रहा था कि हम लोग रन टाइम पे कुछ डेटा पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो उसका हमें पता लग गया कि वो हमने यहाँ पे गलती करी थी कि ये जो ऐप डॉट यूज होम राउटर है इस पर्टिकुलर चीज को हम बॉडी पार्सर से पहले यूज कर रहे थे, लेकिन वो हमें बॉडी पार्सर के बाद में यूज करना है, तभी ये रन करेगा। तो यू विल नीड टू डिफाइन दिस आफ्टर द पार्सर एक्टिविटी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है। और ये हमारे पास एक मोंगो कॉन्फिग का सेक्शन पूरा एक सिंगल सेक्शन तैयार हुआ है। होम डॉट जेएस हमने बनाया हुआ है। अब होम डॉट जेएस में हम जाते हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन ऐप में, होम डॉट जेएस, यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं एक्चुअल हमारा जो एपीआईज है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया, यहां पे एज इट इज पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो एपीआईज क्या करते हैं, एपीआईज बेसिकली हमारे डेटाबेस को हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करते हैं। अभी इस सिनारियो में जो सिनारियो हम लोग देख रहे हैं, इस सिनारियो में फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड है ये पोस्टमैन, ठीक है। बैक एंड क्या है, मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी को पोस्टमैन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं एपीआईज। अब हमें यह बताना होगा कि ये पर्टिकुलर एपीआई किस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या दिया था, उसके लिए हमने दिया था डेटाबेस यूआरएल, ठीक है। अब हमें बताना होगा कि इस डेटाबेस के अंदर कौन सी टेबल को एक्सेस करा जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीमास डिफाइन करेंगे मॉडल्स के अंदर। तो यहां पे यूजर डॉट जेएस है, ठीक है। तुम्हारा मैं टास्क देख लेता हूं एक बार, वही टास्क को मैं एक सैंपल छोटे वाला जो टास्क है ना वो वाला टास्क तुम्हें करके दिखाता हूं। ओके सर। यही है ना अबाउट मी वाला, देखना राहुल, तुम अपने सिस्टम में चेक करो, जो मेल आया उसमें चेक करो। ओके सर, एक मिनट।
नहीं सर, दूसरा है। दूसरा है, एक सेकंड। तो हॉबीज वाला नहीं है, अबाउट मी है। दो टास्क है ना, दोनों में से कोई सा देखो, एक या तो हॉबीज वाला होगा या एक होगा उसका अबाउट मी का, दोनों में से कोई एक होगा। ये वाला जो ओपन हुआ है सामने। अब हॉबीज वाला, हाँ, यही है। ठीक है। तो देखो इसी को देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे स्कीमा बनाना है। किस तरीके का स्कीमा बनाना है? स्कीमा बनाना है जो हमें टास्क मिला हुआ है वो वाला स्कीमा, ठीक है। इसमें हमें की नेम दिया हुआ है, डेटा टाइप दिया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, मिनिमम लिमिट दी हुई है, ठीक है। इंडेक्सेस दिए हुए हैं, इंडेक्सिंग करनी है या नहीं करनी है, हॉबीज दिए हुए हैं, और हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन हम ऐड करना चाहते हैं या डिस्क्रिप्शन हमें ऐड करना है तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, और index.js इन सबको फाइलों को मैं क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ user.js वाला स्कीमा वाला खोलूंगा, ठीक है। स्कीमा बनाने के लिए हमें क्या करना है? अगर कोई स्कीमा हमें डिफाइन करना है MongoDB का, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से रेफरेंसेस ले लेते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग ऐप है उससे रेफरेंसेस लेकर के चलते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम बनाने में कुछ मतलब कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। हमारे पास home.js यहाँ पे बना हुआ है, user.js हमें वहाँ बनाना है, ठीक है। तो इसको user.js है ना, इसका नाम कर दो हॉबीज, क्योंकि जो फाइल का नाम है वही हम यहाँ पे रखेंगे, hobbies.js। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लूंगा, इसका एक्सप्रेस का एक वेरिएबल बनाऊंगा, इज इक्वल्स टू रिक्वायर के अंदर डालेंगे हम क्या, एक्सप्रेस, और इसके बाद में इसको कर दिया क्लोज। ऐसे ही राउटर बनेगा, वेरिएबल राउटर, एक्सप्रेस डॉट राउटर हम लोग ले रहे हैं, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। इसके बाद में वेर, इसके बाद में हमें कह रहे हैं कि यूजर का मॉडल लेंगे, सॉरी एक मिनट, user.js, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर हमें वैसे एक्सप्रेस लगाने के लिए मोंगोज लगा लेते हैं। हाँ सॉरी, मैंने वो वाला कॉपी कर दिया, दूसरे वाला, ये नहीं, मोंगोज लगाओ, ठीक है। वेरिएबल मोंगोज इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगोज, और इसके बाद में मैं कांस्टेंट एक बनाऊंगा, कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम रखूंगा हॉबीज। तो हॉबीज स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। mongoose का स्कीमा हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने ये डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और जेसन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो सिर्फ एक ब्लैंक, मतलब एक फॉर्मेट होगा। जेसन फॉर्मेट के अंदर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना के देंगे जिसमें हमारे पास की के नेम आएंगे और उनके डिस्क्रिप्शन आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपनी की का नाम क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली की का नाम है नेम ऑफ एक्टिविटी 1, ठीक है। तो नेम ऑफ एक्टिविटी 1, ये मैंने की का नाम दे दिया। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या दिए हुए हैं? एट्रीब्यूट्स में सबसे पहली चीज है कि डेटा टाइप दिया हुआ है, तो क्या लेंगे यहाँ पे, टाइप लेंगे या नहीं लेंगे? यस सर। देखो जेसन के अंदर इसको भी हम लेकर के चलते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, टाइप कॉलन लगाया, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, कॉमा। रिक्वायर्ड हमने क्या डाला है वहां पे, येस और नो। उसमें रिक्वायर्ड में ब्लैंक है तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, तो रिक्वायर्ड वाला हमें सेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम हमने दिया हुआ 15, तो मैक्सिमम, क्योंकि ये हॉबीज का नाम होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नाम लेना चाहते हैं, नंबर एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं यहाँ पे। और इंडेक्सिंग दी हुई है ट्रू, तो इंडेक्सिंग ले लो पहले, तो इंडेक्स कॉलन ट्रू, ट्राई नहीं, ट्रू, TRU, हाँ ठीक है। और मैक्सिमम दिया हुआ है तो मैक्स देख लो, मैक्स 15, ये हो गया हमारे पास एक तैयार। अब इसके बाद में, इस स्ट्रक्चर के बाद में एक और हमें इसके अंदर एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो दूसरा एलिमेंट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले के बाद में, इसके बाद में, सॉरी, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे ऊपर, ये लगाया हमने कॉमा, अगला एलिमेंट डालेंगे। अगला एलिमेंट क्या है, नेम ऑफ एक्टिविटी 2, हाँ ऊपर वाला बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा लिया, और बाकी अंदर का सब कुछ सेम है, तो इसलिए इसको कॉपी किया, कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हमें लगाना टाइम स्टैम्प, तो हम लगाएंगे टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प के लिए भी जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टाइम स्टैम्प कॉलन ट्रू, ताकि जैसे हम इसके अंदर वैल्यू डालें टाइम स्टैम्प की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाए। और इसके बाद में हमारा जेसन ऑब्जेक्ट बंद हो रहा है। अब अपने रेफरेंस में देखते हैं, हम रेफरेंस के अंदर हमने कुछ गलती तो नहीं की, सेम है या कुछ गड़बड़ है, देख लो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है हमें। अब हमें क्या करना है, इस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू न्यू क्या क्या भेज रहे हैं हम, mongoose का स्कीमा, mongoose डॉट मॉडल। अब हम यहां पे देंगे कि नाम क्या होगा अल्टीमेटली इस स्कीमा का, तो इसका नाम होगा हॉबीज। कॉमा के बाद में देंगे कि इस नाम पे हम क्या पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं बताओ, हॉबीज स्कीमा। हॉबीज स्कीमा, ठीक है, हॉबीज स्कीमा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड काफ़ी सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हें टाइप करके देता है, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने कर दिया ऐसे सेव। ये हमारे पास hobbies डॉट जेएस के नाम का एक मॉडल बन गया, ठीक है, एक स्कीमा तैयार हो गया। वापस जाते हैं होम डॉट जेएस में। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होगी भाई, जब तक हम डेटा डालेंगे नहीं तब तक हम डेटा चाहे कितना भी फैच कर लें वो फैच नहीं होगा। तो होम डॉट जेएस की जगह पे इसको मैं करूँगा क्या, रीनेम करता हूँ और इसका नाम मैं रखूँगा hobbies डॉट जेएस, मतलब हॉबीज फाइल को रीड करने का हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ये बना दिया, ठीक है। इससे हम हॉबीज फाइल को रीड कर पाएंगे सबसे पहली चीज। तो एक्सप्रेस हमने लिया, राउटर हमने ले लिया, दोनों चीज हमारी एज इट इज आ गई। आप देखेंगे यूजर्स नहीं लेना हमें, यहाँ पे क्या लेना है, हॉबीज हमने बनाई। देन रिक्वायर मॉडल स्लैश यूजर है ही नहीं फाइल, मॉडल स्लैश हॉबीज है, तो मॉडल स्लैश हॉबीज हमने ले ली, ठीक है। अब राउटर डॉट गेट यूजर की जगह पे हो जाएगा गेट हॉबीज, ठीक है। देन यूजर की जगह पे आ जाएगा क्या, हॉबीज डॉट फाइंड, देन डेटा और कुड नॉट फैच डेटा। ये हमारी एपीआई एक तैयार हो गई गेट की, मतलब डेटा फैच करने की, ठीक है, गेट हॉबीज। नेक्स्ट ये हो गया सेव। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट वाला, क्योंकि पहले पोस्ट भी तो करना पड़ेगा ना हमें, तभी तो आएगा। तो सेव हॉबीज करने के लिए हम यहाँ करेंगे गेट हॉबीज की जगह सेव हॉबीज, और न्यू हॉबी के नाम से, न्यू हॉबी के नाम से एक वेरिएबल हमने बनाया, तो न्यू यहाँ पे आ गया हॉबीज एंड नेम की जगह पे जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो कीज और एट्रीब्यूट्स हैं वहां पे, वो सारे केज और एट्रीब्यूट्स हम यहाँ डालेंगे। तो हॉबीज के अंदर हमने क्या क्या डाला है, एट्रीब्यूट नेम ऑफ एक्टिविटी 1 एंड नेम ऑफ एक्टिविटी 2 है, तो यहीं पे हम वो लेंगे नेम ऑफ एक्टिविटी 1 कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ऑफ एक्टिविटी 1, ठीक है। ये हो गया कॉमा, दूसरा नेम ऑफ एक्टिविटी 1 की जगह पे हो गया 2, तो ये आ गया नेम ऑफ एक्टिविटी 2 रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम ऑफ एक्टिविटी 2। ये दोनों एक्टिविटीज का डेटा हमारे पास जो हम बॉडी में पास करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे सेव होना चाहिए। तो हमने क्या किया, न्यू यूजर की जगह पे हॉबी डॉट सेव, हॉबी डॉट सेव, ठीक है, और हमने किया हॉबी सेव्ड, हॉबीज डॉट सेव किया, और उसके बाद में हॉबी सेव का हमने रेस्पॉन्स दे दिया, ताकि ये हमारे पास जब भी हॉबी सेव हो जाए तो ये एक रेस्पॉन्स दे दे कि हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट वाला देखिए, डिलीट वाला ऑप्शन जो है, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम है, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि डिलीट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो डेटा आ गया वो हमें अभी डिलीट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत होगी तभी इसको बनाएंगे हमें, और क्योंकि हमें दो से ज्यादा टेबल्स को एक साथ इंटरकनेक्ट करना है। अब मजे की बात एक चीज हो रह गई कि हमने जो फाइल देखी है ना, उसके अंदर नेम ऑफ एक्टिविटी 1 डाला है, नेम ऑफ एक्टिविटी 2 डाला है, ये यूजर आईडी तो हमने बनाया ही नहीं है। तो यूजर आईडी नहीं बनाया तो ये यूजर आईडी वाला कॉलम कहाँ से आएगा, और इसका डेटा टाइप भी क्या दिया हुआ है हमने, ऑब्जेक्ट आईडी दिया हुआ है।
तो क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि तुम्हें इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करनी थी ताकि तुम लोग इसको देख सको कि ऑब्जेक्ट आईडी हम लोग एज अ डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा काम तुम लोगों को दिया था कि तुम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सको। तो ये मैं अभी नहीं दूंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम लोग देखो कैसे करना है, ठीक है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा नेम ऑफ एक्टिविटी 1 और नेम ऑफ एक्टिविटी 2 का हमने कैसे बनाया। तो ये बन गई हमारे पास फाइल। और यूजर डिलीटेड जो है, यूजर डिलीट की अभी हमें जरूरत नहीं है, हालांकि ये ट्रिगर भी नहीं होगा क्योंकि जब तक हम ट्रिगर नहीं करेंगे तो ये ट्रिगर नहीं होगा, तो इसलिए इसको एरर नहीं आएगा, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं फिलहाल यूजर डिलीट को। ये हो गया गेट हॉबी, इसको कॉपी करो, सेव हॉबीज, नेक्स्ट इज डिलीट हॉबीज, और ये कर दिया हमने सेव। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास इश्यूज आने वाले हैं बहुत सारे। कैसे? हम लोग एक्सप्रेस कॉन्फिग में जाते हैं, यहां देखिए हमने होम लिया है, ये होम तो है नहीं, तो इसलिए इसको हम हॉबीज कर देंगे, हॉबी, हॉबी कर दो। और रूट्स के अंदर क्या है, हॉबीज को हम यूज कर रहे हैं, रूट स्लैश हॉबीज, ठीक है जी। तो इसलिए हमने यहाँ पे हॉबीज कर दिया, और यहाँ पे आया होम, यूज स्लैश होम, और होम राउटर की जगह पे यहाँ पे होगा हॉबी, हमने कर दिया सेव। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, npm start, अभी कुछ चीजें इंस्टॉल कराएगा ये, npm start। अब इसके अंदर दिखाएगा क्या, देखिए मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल स्लैश ऐप नहीं मिल रहा है। क्यों? बिन में जाते हैं तो बिन में देखिए स्लैश ऐप हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फाइल कौन सी है, जो ऐप वाली फाइल है वो है हमारे पास एक्सप्रेस कॉन्फिग, है ना। पहले इंडेक्स नहीं लेना सर, इंडेक्स तो कॉन्फिग के अंदर है, ये नहीं चलना है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो इसमें तो सिर्फ डेटा है। रन होने वाली लोडर वाली जो फाइल है उस फाइल को लेंगे हम, लोडर वाली फाइल को, ये बताएगा पूरा सिस्टम कैसे रन होगा। तो www. है, इसके अंदर हम डालेंगे src के अंदर हमने डाला लोडर्स, और लोडर्स के अंदर हमने डाला एक्सप्रेस कॉन्फिग। अब देखो रन करते हैं, npm start, तो ये आ गया एक और एरर। अब क्या है एरर, मुंगूज हमारे पास नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर मुंगूज इंस्टॉल करना है, तो npm install mongoose -save। ये लीजिए मुंगूज आ गया। अब मुंगूज आते ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं npm start, और ये कनेक्टेड टू db आ गया। अब हम जाते हैं अपने पोस्टमैन में, अपनी एपीआई देखेंगे, 3001 वाले पोर्ट पे चलनी है, होम, और उसके आगे क्या करना है, सेव हॉबीज, सेव हॉबीज ही है ना। हमने यूआरएल क्या रखा है, देखो हॉबीज के रूट्स में जाके सेव हॉबीज, ठीक है। तो सेव हॉबीज डालेंगे तभी रन होगा, तो इसलिए वापस पोस्टमैन में जाते हैं, सेव हॉबीज आ गया। बॉडी के अंदर हमें क्या देना है, नेम ऑफ एक्टिविटी 1 और नेम ऑफ एक्टिविटी 2। तो नेम ऑफ एक्टिविटी 1 कॉलन, इसमें डालेंगे हम क्रिकेट, कॉमा, अगला लगाएंगे नेम ऑफ एक्टिविटी 2, और इसमें डालेंगे क्या, कैरम, और इसको कर दिया हमने। ये यहां पे पूरा हो गया, हमारे पास यूआरएल तैयार है, बॉडी तैयार है। हम करेंगे क्या, इसको हिट करेंगे सेंड, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि डिलीट हो रखा है ना उधर, क्या डिलीट पे सिलेक्ट हो रखा है ना, नहीं डिलीट पे, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं, पर ये लेकिन ये दिखा रहा है 3001 सर्वर इज रिफ्यूज्ड, नहीं तो वो नहीं होता ना, एक मिनट रुको, रिफ्यूज दिखा रहा है कि सर्वर नहीं चल रहा है 3001 पे। 3001 पे पहले हमने अलॉट कर रखा है ना, दूसरा चल रहा है हमारा, वर्किंग है या स्टॉप्ड है, आईबीएस तो स्टॉप्ड है, आईबीएस वर्किंग नहीं है ना। एक सेकेंड, www में देख लेते हैं एक बार, कोई चेंज तो नहीं है। लोडर्स एक्सप्रेस में हमने लिया
स्पेस कॉन्फ़िग IBS सर्वर और यहाँ पे आ गया process.nv configuration.port। ओके, तो यहाँ पे ले लो ये जो www है इसके अंदर 3000 है ना, ये इसको लो config.port, इसको करते हैं सेव। अब करते हैं इसको दोबारा रन। वो 3000 पे चल रहा था सर्वर पे, 3001 पे नहीं चल रहा था। ठीक है, अब हम इसको 3001 से सेंड करते हैं। आ गया हो भी सेव्ड। यस सर। एक बार इसको वैल्यूज को चेंज कर लो। हम यहाँ पे डालते हैं क्या, कोई और एक्टिविटी का नाम बताओ। ड्राइंग, लूडो, करो सेव। ये हो गई हॉबी सेव्ड। गेट हॉबीज मंगाते हैं, गेट हॉबीज, गेट सेंड। आ गया वैल्यूज। ओके सर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या नहीं आया, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। थोड़ा क्लियर हो रहा है। हाँ, अब इसके अंदर एक चीज नहीं आई। क्या नहीं आया, टाइम स्टैम्प। अच्छा हाँ। टाइम स्टैम्प नहीं आया ना। कंपास में जाते हैं अपना, देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके डेटाबेस बन गया। SYC के नाम से डेटाबेस बना हुआ है और इसके अंदर हॉबीज के नाम से टेबल बनी हुई है। इसके अंदर यहाँ पे पूरी डिटेल है लेकिन टाइम स्टैम्प नहीं है। टाइम स्टैम्प क्यों नहीं है, टाइम स्टैम्प के साथ में हमने जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की है। तो हम देख लेते हैं अपने स्कीमा में। स्कीमा में देखते हैं टाइम स्टैम्प ट्रू लिखा हुआ है हमने, बट ये यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा रहा है एज अ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे टाइम स्टैम्प को देख लेते हैं एग्जिस्टिंग में, होम डॉट यूजर्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स। अच्छा, टाइम स्टैम्प्स है, हमने यहाँ टाइम स्टैम्प लगाया सिर्फ, टाइम स्टैम्प्स। कंट्रोल S। ठीक है, फिर दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल C, गेम स्टार्ट। वापस जाते हैं पोस्टमैन में और अब जो है बॉडीज चेंज करते हैं। सर मतलब कि जैसे कि हम्म, हम जब डीबी डेटाबेस में कुछ भी बनाएंगे हाँ तो हम उसके लिए एक एपीआई भी बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हर टेबल के लिए अलग सेपरेट एपीआई होगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा एपीआई भी बन सकता है, ऐसा एपीआई भी बनाएंगे हम लोग कि मतलब एक ही एपीआई से सारी टेबल्स के अंदर डेटा चला जाए और सारी टेबल्स के अंदर से डेटा फैच हो जाए, वो भी बनाएंगे हम, कंबाइंड वाला। ठीक है ना। देखो मैंने सेव किया, ओके गेट वाला आ रहा है ना, सॉरी पोस्ट सेव। ये होगी हॉबी सेव्ड। फिर से गेट करते हैं, गेट हॉबीज, यहाँ से गेट सेंड। हाँ देखो आ गया ना, टाइम स्टैम्प भी आगे, क्रिएटेड एंड अपडेटेड एड। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक तैयार हो गया। तो जैसे ही आप लोगों को टास्क मिला ना, ये जो टास्क आप लोगों के स्क्रीन पे था, ये जो टास्क था, इस टास्क का मतलब था कि आप सबको एक तो स्कीमा बनाना है और दूसरी चीज कि हमें उसका रूट बनाना है, क्योंकि बिना स्कीमा के बिना रूट के स्कीमा बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। सिर्फ ये चीज अंडरस्टूड होती है कि रूट आपको बनाने हैं तो उसके साथ साथ स्कीमा भी बनाना है आप लोगों को। समझ आया? यस सर। और बताओ, और कोई डाउट है तो? अब समझ में आ रहा है। जैसे ये रूट्स में एपीआई रहेंगे, मॉडल्स में हमारा वो भी डेटा रहेगा जो भी है मोंगो वाला पार्ट। हाँ। और मिडलवेयर का तो बाद में आप बताओगे। हाँ। सिक्योरिटी के ऊपर है वो। हाँ, लोडर्स के ऊपर हमारी सबसे पहले फाइल लोड होगी। लोड होगी बिल्कुल। और सर एक बार करना के लिए लोडर्स में क्या है? लोडर्स में आगे दो एक्सप्रेस की फाइल होगी और मोंगो की फाइल होगी। हम एक एक्सप्रेस की सेटिंग बना रखी है और एक मोंगो की सेटिंग बना रखी है। हाँ। और कॉन्फ्लिक्ट में हमने उन्हीं सेटिंग्स का एक मतलब वेरिएबल ले रखा है जो बार बार हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। राइट, जो भी चीज चेंज करनी पड़ेगी वो हम चीज यहाँ लिख लेंगे ताकि हमें वो बार बार ढूंढना ना पड़े। अब सोचो कि देखो, अगर मैं डेटाबेस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यूआरएल को कॉपी करके मोंगो कॉन्फिग के अंदर डालता हूँ, तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हटेगा। ये लो मैंने हटा दिया। हटाने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक छोटी सी यूआरएल है तो यहाँ तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इसको सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे ना, तो सर्वर हमें बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से एक यूआरएल बना के देगा और वो कितनी भी लंबी हो सकती है। समझ रहे हो? मैं दिखाता हूँ कितनी लंबी। जैसे फॉर
फोल्डर ओपन करते समझ गया। हैं, कैटलॉग बैकएंड, ठीक है। एक सेकेंड सेव, ओपन न्यू विंडो। सर ये वाली फाइल ना जिप करके मेरे को मेल कर देना। ये वाली फाइल जिप करके मेल नहीं करूंगा भाई मैं, ओके सर। ठीक है। मैं तेरे को ये करूंगा, ये मतलब इसमें से ये चीज डिलीट कर दूंगा दोनों, जो हाँ, टास्क है ना, हाँ ये मतलब ये दोनों डिलीट कर देना। हाँ ये दोनों डिलीट करके और बाकी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। टास्क नहीं दूंगा, टास्क तो तुम्हें खुद ही करना है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है राहुल? नो सर। तो ठीक है, फिर आज के लिए क्लास कंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार वो देख लेना क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में और कुछ रह तो नहीं गया? एक सेकंड देख लेता हूं मैं। चैट बॉक्स में हो गया, एक्सप्लेन ऑल फोल्डर हो गया, फ्लो ऑफ कोड हो गया, सिंपली स्टफ इट लुक्स इजी, ठीक है, ये भी हो गया। हाउ इट कैन बिकम ए लाइक का टेम्पलेट मैंने बता ही दिया तुम्हें कि एक एप्लीकेशन को हम टेम्पलेट के रूप में रख लेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेरी है तुम्हारे किसी टीममेट्स के पास में से, कोई क्वेरी आई हो? अभी देखता हूँ मैसेज। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ ये जैसे कि जो फॉर्म है, हाँ जो रियल एप्लीकेशन होंगे, ये तो हमने पीछे का देखा हाँ हाँ पोस्टमैन, और हमने मतलब खुद करा ये सब। हाँ हाँ जैसे कि रिएक्ट पे हमने कोई एप्लीकेशन बनाई फ्रंट एंड पे, हम्म फॉर्म बनाया, हाँ फॉर्म में जो डेटा डालेंगे वो मतलब वो डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा सबसे पहले, और फिर कहाँ से कहाँ जाएगा? बताता हूँ, देखो एक सेकेंड रुको, मैं वो यूज़ करता हूँ इंकस्केप। देखो, एक ब्रॉड कंसेप्ट में मैं बोलूँ तो ब्रॉड कंसेप्ट में ऐसा है कि ये हमारे पास है डेटाबेस, इसके नीचे यहाँ पे आ गया ये हमारे पास एपीआई, इसका कलर चेंज कर लेते हैं एपीआई का, ये एपीआई आ गया, ठीक है, ये आ गया एपीआई। और इसके नीचे हमारे पास ये जो है, ये है हमारे पास फ्रंट एंड, जो हमारे पास ऐप बनेगा, ठीक है, ये फ्रंट एंड है, ये ऐप आ गया हमारे पास, ठीक है। हमें क्या करना है, डेटा यहाँ से यहाँ पे मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए पहले हम यहाँ पे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो हम चलते हैं सबसे पहले फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड में क्या होगा कि पहले तो सपोज करो एक टेक्स्ट फील्ड है ये, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है, कोई डेटा डालना है, हमने डाल दिया ABC, यहाँ पे लिख दिया हमने ABC हमारे पास इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, और इस डेटा को हमारे पास अभी ये फ्रंट एंड में है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि इस डेटा को, जो ये डेटा ABC पड़ा हुआ है, इस डेटा को हम सिस्टम की मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे। तो सिस्टम की मेमोरी मतलब रैम के अंदर, ये हमने लिया रैम, तो इस ABC को एक वेरिएबल बना करके हमने वहां पे पुट कर दिया। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हम भेजेंगे कहां, अपने API के अंदर भेजेंगे URL के साथ में एनकोड करके। मतलब जैसे यहां पे बॉडी भेज रहे थे ना, ये जो हम बॉडी भेज रहे थे, ये बॉडी हम क्या कर रहे थे कि हम URL के साथ में एक बॉडी का पूरा सेक्शन बना करके भेज रहे थे। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे एक्चुअली में, कि वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, इन वेरिएबल्स की जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको API की बॉडी बना करके हम API तक भेज देंगे, यहां तक भेज देंगे। तो ये ABC उठ करके आ जाएगा, ये ABC जो है उठ करके यहां आ जाएगा। अब जब ये ABC उठ करके यहां पे आ गया, तो API जो है वो जैसे उसके पास बॉडी मिल रही है, तो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के हिसाब से जैसे हमने डाला, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के हिसाब से इसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा कहां पे, इसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा हमारे डेटाबेस के अंदर डिजायर्ड लोकेशन पे, और ये ABC जो है हमारे डेटाबेस तक पहुंच जाएगा। अब जब हमें फेच करना है, तो हम यहां से ही रिक्वेस्ट करेंगे API को। API क्या करेगा, डेटाबेस में रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस से जैसे ही डेटा फेच होगा, ABC जो है उठ करके API में जाएगा, और API से उठ करके कहां आएगा, वेरिएबल में आएगा, और वेरिएबल से हम उस वैल्यू को जहां चाहे अपने फ्रंट एंड में वहां पे डिस्प्ले कर पाएंगे। समझ आया? ओके सर।